गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अंतर्गत अपन यूनिट 2 पढ़ रहे थे। यूनिट 2 का जो कल का अपना टॉपिक था सहायक सामग्री, उस सहायक सामग्री का अर्थ, सहायक सामग्री किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक के लिए और शिक्षक के लिए आवश्यक है, उसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन ने अध्यापन कार्य कर लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है सहायक सामग्री का महत्व, यूनिट 2 पढ़ रहे अपन। आज का अपना टॉपिक है सहायक सामग्री का महत्व। कल हमने इसका जो अर्थ था, इसके संदर्भ में इसके जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी थी, अपने अपने विचार व्यक्त किए थे सहायक सामग्री के प्रति, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती, इसका महत्व क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका महत्व होगा कि अल्प आयु के छात्रों के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। अल्प आयु के छात्र के लिए, अल्प आयु के छात्रों के लिए उपयोगी, जो बालक परिपक्व नहीं है या जिनमें सीखने की जो क्षमता है, जो अधिगम सीखने की जो क्षमता है वो क्षमता बहुत ही कम है, यानी धीमी गति से सीखते हैं। कोई जैसे अपन कक्षा में जाते हैं तो एक ही प्रकार के बालक नहीं होते, उन कक्षा के अंदर 30-40 बालक हैं। उन 30-40 बालकों में 10 बालक ऐसे होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, 10 बालक ऐसे होंगे जो कुशाग्र, और कोई होगा जो मंद बुद्धि को होगा। तो जो सहायक सामग्री होगी, जो कुशाग्र बुद्धि है, जिनकी आयु में परिपक्व नहीं है, जिनकी मानसिक स्थिति उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनके लिए जो अल्प आयु के जो बालक हैं उनके लिए जो सहायक सामग्री है उनका प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि सहायक सामग्री के द्वारा वो कोई भी बातों को तुरंत ही सीख सकेंगे। उसका अधिगम स्तर वो खुद ही उनको अधिगम में वृद्धि करने में बहुत ही सहायक होता है। दूसरा है कि इसके द्वारा बालकों के समक्ष ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करना। कल मैंने आपको बताया था कि जो सहायक सामग्री होगी वो किसी भी वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए, उस विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए, उस विषय को जटिल विषय से सरल की ओर बनाने के लिए काफी हद तक सहायताप्रद होती है। तो उसी प्रकार जो ज्ञान होगा, जैसे मैं आपको पहाड़ों के बारे में पढ़ा रही हूँ, वो पहाड़ों का एक चलचित्र सामने प्रस्तुत किया जाएगा, या किसी मानचित्र के बारे में पढ़ा रही हूँ तो वो मानचित्र एक अपन उसका छलचित्र सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रोजेक्टर वगैरह आदि से पढ़ाते हैं, जो स्लाइडें होती हैं उनके द्वारा पढ़ेंगे। तो वो वस्तु है उसको ऐसा मालूम होगा, कक्षा का वातावरण ऐसा बनेगा कि मान लो वो वातावरण पूर्ण रूप से सजीव है, सजीवता के अंतर्गत वो वातावरण पूरा शैक्षिक वातावरण बनेगा और उस वातावरण को वास्तविक रूप मिल जाएगा, जैसे पहाड़ अपने सामने ही खड़े हैं और अपने उस स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, तो उसका जो रूप होगा वास्तविक रूप से ज्ञान दिया जाएगा। तीसरा है शिक्षा के वातावरण को सजीव एवं क्रियाशील बनाने के लिए, शिक्षा के वातावरण को सजीव एवं क्रियाशील बनाने के लिए, कि जो शिक्षा शैक्षिक वातावरण होगा उस शैक्षिक वातावरण को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए, जैसे अपन कहीं जैसे घूमने जाते हैं, मान लो हम कहीं शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं, उस शैक्षिक भ्रमण में अपन पहाड़ों को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, और वही आपके सिलेबस में है, उसी का कोर्स आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बल्कि उस जगह का
व आकर्षक बनाने के लिए। जो विषय वस्तु होगी, जो पाठ है, जो प्रकरण है अपना, उस प्रकरण को पढ़ाते हैं। एक अपन उसको पुस्तकीय ज्ञान देते हैं, एक पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसको साहित्य सामग्री का उसके अंदर प्रयोग करेंगे, तो वो बच्चा उस चीज को सीखने का प्रयास करेगा कि जो आपने जो शिक्षण अधिगम साहित्य सामग्री लाई है, वो साहित्य सामग्री बालक उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न रहती है कि ये चीज कहाँ प्रयोग होगी, तो पूर्णतः उस विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए, वो उसके प्रति बालकों को आकर्षण करने के लिए, बाल केंद्रित बनाने के लिए शिक्षण साहित्य सामग्री होगी, वो बहुत ही आवश्यक होती है। फिर मौखिक किसी उदाहरण करते हैं, सरलता से स्पष्ट नहीं होती, तो सरलता और स्फुटता में साहित्य सामग्री विषय वस्तु को सरलता व स्पष्टता प्रदान करने में सहायक विषय वस्तु को सरल व स्पष्ट करने में सहायक थी। आप मौखिक रूप से पढ़ाते हो बालकों को, जैसे बता दिए झरने होंगे, पर्वत होंगे, तालाब है, तो अपन मौखिक रूप से बालकों को पढ़ा रहे हैं। उस मौखिक रूप में बालक इतना नहीं सीख सकता जितना अपन उसको वास्तविक रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे। यदि वास्तविक रूप में लाने का प्रयत्न कर रहे हो, जैसे स्लाइड, प्रोजेक्टर, मानचित्र, मॉडल आदि अलग अलग जो विषय होते हैं, गणित के अंदर ज्यामिति वाले जो विषय उपकरण होते हैं, भूगोल के अंदर मॉडल होते हैं, उन और जो कला होगी, आर्ट्स होगा, उसके अंतर्गत भी अलग अलग साहित्य सामग्री, जिस वस्तु विषय के अंतर्गत जो साहित्य सामग्री प्रयोग की जाती है, उस साहित्य सामग्री को प्रयोग करेंगे, तो वो विषय वस्तु आपको पढ़ाने में बहुत ही सरलता महसूस होगी, और जो उसके कठिन वाक्य होंगे या कठिनता भरे जो शब्द होंगे, उनको पूर्णतः स्पष्टता यहाँ मिल जाती है। तो उस विषय वस्तु को सरलता प्रदान करने के लिए व स्पष्टता प्रदान करने के लिए, ताकि उसकी संपूर्ण व्याख्या अपन कर सके, संपूर्ण व्याख्या को बालकों के सामने प्रस्तुत कर सके और बालक उसको सीख सके, तो इसी के कारण उस विषय वस्तु को स्पष्टता व सरलता प्रदान करने के लिए भी जो साहित्य सामग्री होगी वो बहुत ही आवश्यक है। फिर एक पाठ की ओर ध्यान केंद्रित करना, बालकों को पाठ केंद्रित या बाल केंद्रित अधिगम हेतु उपयुक्त यानी बालकों को जब इसमें अपन शिक्षा कार्य करवा रहे हैं, शिक्षा कार्य के अंतर्गत बालक कभी कभी ऐसे होते हैं कि अपन एक ही शिक्षण विधि के द्वारा बालकों को पढ़ाते हैं, तो एक ही शिक्षण विधि के द्वारा जब बालकों को अपन ज्ञान दे रहे हैं, तो उस शिक्षण विधि में बालक डूब जाता है, वो समझता है कि मुझे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो एक प्रकार से बोझ है, वो उस ज्ञान को अपने मन से नहीं बल्कि सिर्फ वो शिक्षक के डर से वो कक्ष में उस ज्ञान को अर्जन करता है, बल्कि अपने मन से नहीं करता है, वो पूर्ण रूप से उस पाठ से विमुख हो जाता है, उस प्रकरण से विमुख हो जाता है। यदि उसको प्रकरण के प्रति रुझान उत्पन्न करना है या उसकी जिज्ञासा उसमें उत्पन्न करनी है, तो शिक्षण साहित्य सामग्री ऐसे ले जाओ ताकि बालक उस प्रत्येक चीज के बारे में, इसके बारे में आगे अभी क्या पढ़ेंगे शिक्षक, फिर उसके आगे क्या पढ़ेंगे, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न रहे। बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग जो शिक्षा होगी उसके अनुसार बच्चा जिसमें रुचि ले रहा है, जो अधिगम स्तर जो चाहिए उसके अनुसार पाठ की ओर केंद्रित करने का जो माध्यम होगा वही शिक्षण साहित्य सामग्री होगी, ताकि बालक उस शिक्षा को ग्रहण करने में बोझ न समझे बल्कि अपने मस्तिष्क में सक्रिय होकर आत्म स्व अध्यास से उसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। फिर ये साहित्य सामग्री छात्रों में निरीक्षण, तुलना और परीक्षण करने की शक्तियों का विकास करती है। छात्रों में निरीक्षण, तुलना
तथा परीक्षण करने की तथा परीक्षण करने की क्षमताओं का विकास करती है। यानी जो सहायक सामग्री होगी वो सहायक सामग्री छात्रों के जो निरीक्षण करने की जो क्षमता है या तुलना करने की जो क्षमता है उस क्षमता का पूर्ण रूप से ज्ञान करवाती है। यदि छात्र उस चीज को वापस सीखने का प्रयास करता है तो उसके अंतर्गत तो जो अपन सहायक सामग्री ले जा रहे हैं वही सहायक सामग्री छात्रों को एक प्रकार से उसकी निरीक्षण शक्ति का और परीक्षण शक्ति का विकास करेगी। कैसे कि आप कोई मानचित्र ले जा रहे हो, उस मानचित्र में फिर आप उसको सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त कर रहे हो। बालक उस चीज को कक्षा कक्ष के अंदर सीखेगा और फिर वो कक्षा कक्ष के वातावरण के बाहर जब कक्षा कक्ष का वातावरण नहीं है घर पे जाता है तो फिर वो अपने स्व अध्ययन से उसके आज हमारी कक्षा कक्ष में ये कार्य पढ़ाया था, टीचर ने ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया था, वो भी चाहेगा कि मैं भी इसमें अपनी योग्यता साबित करूँ। तो वो बालक उस चीज को प्रत्येक जैसे नदियों का कहाँ का वेग चल रहा है, कौन कौन सी राजधानी है, दिल्ली का विस्तार कितना है, राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, वो समस्त पहलुओं के बारे में उसके निरीक्षण करेगा और उसके बाद में वो उसका परीक्षण करने में की क्षमता का भी विकास के अंतर्गत होता है। फिर ज्ञानेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है। जो ज्ञानेंद्रियां होंगी, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है कि जो छात्र की जो ज्ञानेंद्रियां हैं सीखने की, आँख, कान, मुंह, नाक, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं जिस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसका अधिगम को कार्य करता है उस अधिगम कार्य को प्रेरणा मिलती है जिससे छात्र मस्तिष्क में स्थिर रहता है। यानी अधिगम सामग्री द्वारा अध्यापन कार्य कर रहा है तो वो समस्त उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होगी उसे अधिगम पर टिकी रहेगी कि मुझे आज क्या बालक शिक्षक जाएगा कक्षा कक्ष के अंदर वो अपने भी उद्देश्य लेके जाता है कि आज जब कक्षा कक्ष में मैं जाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, उसके बारे में छात्रों को क्या उसका लाभ होगा, तो समस्त उद्योगी वो पूर्ति करता है। तो बालक की जो जब शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा अध्यापन कार्य करवाएंगे हम तो अध्यापन कार्य के साथ साथ तो बालक की जो ज्ञानेंद्रियां होंगी वो उसी फोकस पर रहेगी कि नहीं जो शिक्षक ने जो सहायक सामग्री लाई है वो उसका कहाँ कहाँ प्रयोग करेगा। तो बालक उसके प्रति प्रेरित रहता है, उसमें सक्रिय रहता है और सक्रिय रहकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ज्ञान उसका हमेशा स्थिर रहता है। यानी वो उस ज्ञान को कभी भूलता नहीं है क्योंकि बालक का उसमें जो समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं, सीखने की जो समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसी चीज के प्रति फोकस रखती है, उसी चीज के प्रति वो अपना उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य रखती है कि जो आगे क्या बढ़ा रहा है तो वो समस्त ज्ञान सीखेगा तो उसका मस्तिष्क सक्रिय होगा और सक्रिय होगा तो वो ज्ञान कभी नहीं भूलता, ज्ञान स्थायी रहता है। फिर है सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा में सजीवता और क्रियाशीलता उत्पन्न करना। कक्षा में सजीवता, क्रियाशीलता उत्पन्न करना। कक्षा के अंदर जो सजीवता और क्रियाशीलता उत्पन्न करता है यानी सहायक सामग्री के द्वारा अपन अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो वो अध्यापन कार्य पूर्ण रूप से सजीवता का वातावरण ले लेगा और बालक उसमें सक्रिय होकर भाग लेता है। बालक और शिक्षक के मध्य अंतर्क्रिया भी जारी रहती है तो पूर्ण रूप से वो वातावरण कैसा रहेगा, क्रियाशील रहेगा। बालक तो अपनी क्रिया करता रहता है उसके प्रति कि जो चीज पढ़ा रहे हैं उसके प्रति अपना वो ध्यान केंद्रित रखता है और शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बालकों के प्रति यानी एक दूसरे के विचारों का उस पर आदान प्रदान करेंगे तो वो वातावरण पूर्ण रूप से शैक्षिक वातावरण सजीवता व क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। फिर ये नागरिक शास्त्र की निरस्ता और इसके उपयोग को समाप्त कर देता है। नागरिक शास्त्र की या राजनीतिक शास्त्र की निरस्ता को
दूर किया जाता है। इसके अंदर की जो नागरिक शास्त्र है या राजनीतिक शास्त्र है, उस विषय वस्तु की जो निरस्ता होती है, बालक उस विषय को नहीं अपनाना चाहते या उस विषय के विषय वस्तु को वो पढ़ना नहीं चाहते, उसमें रुचि नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको रुचि के प्रति उनको आकर्षित करने के लिए, उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, उस विषय के गुण दिखाने के लिए, उस विषय की महत्वता को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सहायक सामग्रियों को अपन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या नागरिक शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत जो प्रयोग करेंगे, तो उसका जो उबाऊपन है, बालक उससे उब रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो वो उबाऊपन है दूर हो जाता है, उसकी निरस्ता दूर हो जाती है, बल्कि बालक उसको अपनाने का प्रयास करेगा, उसमें रुचि लेकर उस विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करेगा। बालक के अंतर्गत उस विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन ने पढ़ा सहायक सामग्री का महत्व, जिसमें मैंने आपको 10 प्रकार के सहायक सामग्रियों के बारे में महत्व बताया है कि जैसे बालक की आयु के छात्रों के जो उपयोगी है, जो अल्प आयु के बालक है, उन बालकों के लिए जो सहायक सामग्री है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा है कि सहायक सामग्री के द्वारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से अपन प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि कक्षा कक्ष का वातावरण पूर्णतः क्रियाशील बना रहे, सजीवता का निर्माण हो सके। तीसरा है शिक्षा के वातावरण को, जो शैक्षिक वातावरण है, उस वातावरण को सजीव एवं क्रियाशील बनाने के लिए जो सहायक सामग्री है वो शिक्षण अधिगम हेतु बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। फिर चौथा कि पाठ को या उस विषय वस्तु को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए जो अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं, हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, उस प्रकरण को, उस विषय वस्तु को बालकों के प्रति उत्साह पैदा करना, उन बालकों को उस विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करने के लिए या आकर्षण पैदा करने के लिए, उस विषय वस्तु को आकर्षण बनाने के लिए इसका प्रयोग काफी हद तक सहायक होता है। पांचवा है विषय वस्तु को सरलता और स्पष्टता प्रदान करने के लिए, जो कठिन, जो बालकों को जैसे राष्ट्रपति के बारे में, उद्योग वगैरह के बारे में, मानचित्रों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कठिनता को दूर करने के लिए, उस विषय वस्तु को सरलता प्रदान करने के लिए, वो उस वस्तु की सटीक व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए, स्पष्टता प्रदान करने के लिए जो सहायक सामग्री होगी वो काफी हद तक सहायक होती है विषय वस्तु। फिर है बालकों को पाठ केंद्रित या बाल केंद्रित, बालकों को पाठ की ओर केंद्रित करना, उस पाठ की ओर रुझान पैदा करना, उत्साहित करने के लिए, उस पाठ पर फोकस करने के लिए सहायक सामग्री का महत्व माना जाता है। फिर है बालकों को निरीक्षण तुलना, बालकों के अंतर्गत किसी चीज को जब देखते हैं फिर वो स्वयं उसका तुलना कर सकते हैं, उसका परीक्षण करने में भी जो सहायक सामग्री होगी वो आवश्यक है। फिर है बालकों की जो ज्ञानेंद्रिय उसको प्रेरणा मिलती है, जैसे ज्ञानेंद्रिय उस विषय वस्तु सहायक सामग्री का अपन प्रयोग कर रहे हैं, उस सहायक सामग्री के अंतर्गत जो ज्ञानेंद्रिय होगी आँख कान वो ज्ञानेंद्रिय उसमें सक्रिय रहेगी, उस विषय वस्तु के प्रति फोकस रहेंगी और उनका मस्तिष्क होगा वो सक्रिय होकर उसमें भाग ले रहा है, और सक्रिय होकर जब ज्ञानेंद्रिय वो सीख रही है, अधिगम सीख रही है, तो ज्ञान स्थायी बना रहता है। फिर एक कक्षा में सजीवता और क्रियाशीलता उत्पन्न करना, छात्रों के मध्य और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया जारी रहेगी और उस वातावरण को ऐसा लगेगा जैसे पूर्ण रूप से अपन उस वातावरण के अंदर खड़े हैं, सजीवता का रूप लेगा। फिर नागरिक